हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी 2025 की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बच्चों 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। बच्चों, ये प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न। बच्चों, ये जो मैं जितने 5 आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, ये बच्चों प्रत्येक वर्ष यानी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, हर साल मतलब हर वर्ष आते ही आते हैं ये वाले प्रश्न। ठीक है, अब बच्चों ये प्रश्न 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 2 से 3 नंबर में। ये जो मैं प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रश्न 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये जो मैं 5 सबसे महत्वपूर्ण क्या प्रश्न बताने जा रहा हूं, इनको बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं वो कौन से हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बच्चों का दिमाग करते हैं खराब और हर साल वो बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं 2 से 3 नंबर में। बच्चों, सबसे पहले हम अभी 2 से 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद 4 से 5, 6 से 7 जितने भी नंबर के आते होंगे उनको हम क्रम से पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी काफ़ी है। ठीक है, हमें सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 से 3 नंबर वाले जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद 5 से 6, 6 से 7 जितने भी नंबर तक के आप लोगों के प्रश्न आते हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है, गास की प्रमेय क्या है। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है प्रश्न है, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों आपके लिए आपको उसमें आएगा गास की प्रमेय क्या है, यानी बच्चों इसकी क्या हमें करना है, परिभाषा लिखनी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिद्ध करने में लग जाते हैं, तो आप लोगों को सिद्ध करने के लिए नहीं बोला गया है। इसमें बोला गया है कि गास की प्रमेय क्या है, केवल आप लोगों को परिभाषा लिख देना है। ठीक है, तो बच्चों उत्तर डालेंगे जो भी आपका, जैसे भी आप डालते हैं। बाकी मैं आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी वीडियो ला दूंगा, पहले आप इसको समझिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी बच्चों किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी बच्चों, अगर आपको चित्र बना के समझाऊं तो मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई हमारा सरफेस है। ठीक है, कोई हमारा बंद सरफेस है। इसमें क्या करा, किसी बंद पृष्ठ, यानी बच्चों किसी बंद पृष्ठ, जो भी हमारा गास का प्रमेय लागू होता है वो बच्चों बंद पृष्ठ पे ही लागू होता है ना। तो क्या कह रहा है, इस पर वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की माप। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते, पहले वैद्युत बल रेखाएं बना लेते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, इस पृष्ठ से बच्चों क्या गुजर रही है, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। क्या गुजर रही है बच्चों, ये हमारी क्या आ रही है, वैद्युत बल रेखाएं। ये हमारी बच्चों क्या है, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, और इसमें कोई ना कोई आवेश है, इसमें भाई सरफेस है, इसमें आवेश है। तो कह रहा कुल आवेश, यानी बच्चों इसको कुल आवेश हम क्यों ही मान लेते हैं। कुल आवेश क्या मान लेते हैं बच्चों, क्यों। ठीक, कुल आवेश। तो कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की माप। ये हमारी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। क्या है बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं। ये हमारा बच्चों वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, तो बच्चों इन्हीं की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हीं की माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स। ठीक है, इन्हीं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी बच्चों ये वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, यानी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, यानी हम इनको क्या मान लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स मान लेते हैं। तो कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, यानी बच्चों इसका कुल आवेश क्यों है कि कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कितना गुना होता है, 1/ε0 होता है। वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही हमारी क्या होती है बच्चों, गास की प्रमेय। ये बच्चों मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताए हैं। ठीक है, कोई भी इसको नोट नहीं करेगा, आप लोग इतना परिभाषा लिख देंगे, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी देखो अब आपको इतना तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, लेकिन जो आपको लिखना है वो क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग लिखना है वैद्युत फ्लक्स। बच्चों वैद्युत फ्लक्स आप लोग जानते हैं किसे डिनोट करते हैं,
वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं बच्चों फाई ई से, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू गुणे 1/ε0, ठीक है। क्यों भाई ε0 होगा, क्योंकि कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये हमने साफ साफ लिख दिया। इसको अगर आप और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर Q/ε0, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है बच्चों, गास की प्रमेय। ये हमारी क्या आ जाती है, गास की प्रमेय आ जाती है। अगर बच्चों आप लोगों को और अच्छे मतलब एग्जामिनर को अगर आप लोगों को खुश करना है तो आप लोग एग्जामिनर कैसे खुश कर सकते हैं भाई, खुश कर देंगे ε0 बराबर आप लोग क्या लिख देंगे, निर्वात, यहाँ पे लिख देना जहाँ, क्या लिख देना यहाँ पे, जहाँ ε0 बराबर निर्वात की विद्युतशीलता। सब लोगों को पता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ε0 क्या होता है बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इतना मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को गास की प्रमेय में लिख देना है। अगर प्रश्न आए गास की प्रमेय क्या है तो आप लोगों को इतनी क्या करनी है, परिभाषा लिख देनी है और परिभाषा के साथ इतना आप लोगों को लिख देना, इतना लिख देना, ठीक है। उधर का आप लोगों को नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाई स्क्रीनशॉट मान लीजिए या तो किसी न किसी कॉपी पे नोट करते चलिए। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया, आपके सामने हाजिर है, ठीक है। ये आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बच्चों स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से लिया गया है, ठीक है। मतलब सेकंड चैप्टर से लिया गया है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से लिया गया है। बच्चों इस प्रश्न हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। क्या है, न्यूमेरिकल है। कौन सा न्यूमेरिकल भाई, परिपथ वाला न्यूमेरिकल है, सर्किट वाला न्यूमेरिकल है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। यानी बच्चों इन्हें हमें क्या करना है, इसमें हमें तुल्य धारिता निकालनी है। क्या करना है बच्चों, तुल्य धारिता हमें इस क्वेश्चन पे निकालने, इस परिपथ को देखते हुए, इस संधारित्र को हमें देखते हुए, ठीक है। तो बच्चों देखो हमारा जो है संधारित्र, देखो C1 संधारित्र क्या है, बराबर 5 माइक्रोफैरड है। C2 हमारा 10 माइक्रोफैरड है। C3 हमारा क्या 3 माइक्रोफैरड है। भाई चित्र आप लोगों को समझ में आया होगा भाई, यहाँ से यहाँ आया सर्किट, ये ऐसे आया है। अब बच्चों इस वाले प्रश्न में हमको लोगों को सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना होता है, क्या पहचानना होता है कि कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन सा संधारित्र समांतर क्रम में है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बहुत ही अच्छे से देखिए, देखो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में। C1 C2 कहे में बच्चों हमारा श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना। और ये हमारा इनके क्या होगा, समांतर क्रम में हो जाएगा ना, समांतर क्रम में। तो बच्चों अब आप लोगों को लिखना कहाँ है, शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को हल डाल लेना, ठीक। यहाँ पे आप लोग क्या डाल लेना है, हल आप लोगों को डाल लेना है। बाकी आप लोगों को लिखना है C1 बराबर 5 माइक्रोफैरड लिख दिया, ठीक है। C2 बराबर कितना बच्चों, 10 माइक्रोफैरड, कितना है 10 माइक्रोफैरड है। C2 हमारा C1 कितना है 5 माइक्रोफैरड, C2 हमारा कितना है 10 माइक्रोफैरड। अब बच्चों C3 हमारा है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। C3 हमारे कितना है 3 माइक्रोफैरड, समझ आ रहा है 3 माइक्रोफैरड है। अब आप लोगों को लिखना है बच्चों यहाँ से, यहाँ पे आप लोग लिखना संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम। भाई भावनाओं को समझ, राइटिंग को नहीं, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इतना आप लोग को लिख देना है। संधारित्र C और C2, भाई C व C2 श्रेणी क्रम में ही तो है ना, श्रेणी क्रम में। अब बच्चों आप लोगों को श्रेणी क्रम का सूत्र याद होना चाहिए। चलिए नहीं याद है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, कहे आप लोग इतना परेशान है। तो बच्चों जो हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, क्या होता है, 1/C = 1/C1 धन 1/C2। ये हमारा क्या होता है बच्चों, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/C = 1 अब बच्चों C1 हमारा कितना 5 माइक्रोफैरड, तो 5 लिख दिया, धन 1/C2 बच्चों हमारे कितना 10 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 10 लिख दिया, है ना। अब बच्चों आप इतना आप लोगों ने कर लिया। बच्चों मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में बताऊं क्या, चलो मैं आप लोगों को एक कोई नेक्स्ट नया पेज में बताता हूं, ये वाले पेज में बताता हूं। तो आप लोगों ने क्या लिख दिया, 1/C बराबर 1/5 + 1/10 लिख दिया। अब बच्चों 1/C = देखो
अब भाई उसका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा बच्चों, आप सबको पता है कितना एलसीएम आएगा भाई, 10 ही तो आएगा। ठीक है, अब अगर 10 एलसीएम आएगा तो 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा धन, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा धन, यहाँ पे 10 एक कम 10 यानी 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतना आप लोगों को समझ में आएगा नहीं भाई, समझ में आ गया। अब देखो 1/c इज इक्वल टू, देखो भाई यार छोटे बच्चे हो यार, 2 1 3 कितना होता है, 3 ही तो होता है, 3/10 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करो, आप कैंची गुणा करवा दो, क्या करवा दो, कैंची गुणा, इसका इसमें करा दो, इसका इसमें, तो क्या आ जाएगा 3c बराबर कितना आ जाएगा, 3c बराबर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 3c बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 3c बराबर आ जाएगा 10। अब बच्चों 10 आएगा, अगर हम c की बात करें तो c बराबर आ जाएगा बच्चों 10/3 आ जाएगा। अगर और अच्छी बात करें तो c बराबर क्या आ जाएगा, 3.33 माइक्रोफैरड, ये हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, c हमारा कितना आ गया, 3.33 माइक्रोफैरड। अब बच्चों हमारा चित्र पहले ऐसे था, अगर हम अब चित्र की बात करें तो हमारा चित्र कैसे हो जाएगा, यहाँ से उठेगा हमारा, यहाँ आएगा, यहाँ से ये वाला सर्किट बन जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से ये इधर आ जाएगा, ये सर्किट ये इधर बन जाएगा। अब बच्चों देखो इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हमारा सर्किट कितना बन जाएगा, C बराबर 3.33 माइक्रोफैरड। ये हमारा C3 कितना है, C3 बराबर है 3 माइक्रोफैरड। ये हमारा अब चित्र बन जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार अब हमारा चित्र इतना बन जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को देखना है यहाँ पे क्या लिखना है, सारे बच्चे जुकाम है यार, क्या लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे लिखना है C तथा, देखो मैं एकदम ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग ये ना समझना भाई बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आप लोगों को लिखना C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, आप लोगों को अच्छे अच्छे हाथों से लिख देना है, समांतर क्रम में है ना बच्चों। अब देखो जब हमारा C तथा C3 हमारा कहे में बच्चों समांतर क्रम में है, तो देखो हम C डैश मान लेते हैं, C डैश बराबर समांतर क्रम में भाई जोड़ देते हैं जितने भी समांतर क्रम में, तो हमारा C धन C3 समांतर क्रम में, तो इनको हमने क्या किया, जोड़ दिया, इसका C डैश नाम दे दिया, जो कि हमारी तुल्यधारिता आएगी, है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसका C का मान कितना निकल के आया, 3.33 निकल के आया धन, और C3 के बच्चों मान कितना निकल के आया, C3 का मान है भाई, C3 का मान 3 है, C3 का मान 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। अब बच्चों C डैश, अब C डैश जो हमारा आएगा कितना आएगा, 3 यानी 6.33 माइक्रोफैरड। यही वाला बच्चों कौन सा, ये वाला जो हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा जो है चौथा प्रश्न समझ में आया होगा, सॉरी दूसरा प्रश्न हमारा समझ में आया होगा, ये हमारा दूसरा प्रश्न। यानी बच्चों इसमें तुल्यधारिता हमें निकालनी थी, क्या निकालना था बच्चों, तुल्यधारिता हम निकालनी थी। तो आप लोगों को ऐसे लिख देना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो यहाँ से ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों यहाँ का स्क्रीनशॉट आराम से आप ले लो, ठीक है, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो जो आपका फाइनल आंसर निकल के आया, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर। बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। यानी बच्चों अगर हम इस प्रश्न को पढ़ लिए हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न किस चैप्टर का है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये भी स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर का हमारा प्रश्न है। प्रश्न यानी बच्चों न्यूमेरिकल, बच्चों मैं इसमें न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों लेके आया हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों चलो इसको शुरू करते हैं। कह रहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। यानी बच्चों देखो मैं यहाँ पे चित्र बना के आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। यानी बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारा एक गोला है जो कि कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। आर बराबर हमारी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और बच्चों 1 कूलाम आवेश देने पर, यानी बच्चों इसमें आवेश कितना दिया, Q बराबर 1 कूलाम। कितना दिया, Q बराबर 1 कूलाम, यहाँ पे लिख दिया कूलाम, ठीक है। Q बराबर बच्चों कितना हमने दिया, 1 कूलाम। इसमें क्या दिया बच्चों, हमने आवेश दिया, ठीक है। तो कह रहा है
गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना, यानी बच्चों ये हमारा जो पृष्ठ है इसमें कितना विद्युत विभव उत्पन्न होगा इसकी हमें क्या करना है, गणना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमारा यहाँ पे आर बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसे अगर 1 सेंटीमीटर में हम कहें बदलेंगे मीटर में, तो कैसे बदलेंगे भाई, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, सब लोगों को पता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम 1/100 कर दें, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और यही अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/10⁻2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। 1/10⁻2 मीटर लिख सकते हैं। ऐसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10⁻2 मीटर, इतना भी तो ये भी तो हम लिख सकते हैं, ठीक। ये बच्चों आप लोगों का रफली काम है, बाकी आप लोग बगल में इसको बना सकते हैं एग्जामिनर समझने के लिए। इसको भी आप लोगों को नहीं बना, बाकी मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको बना दिया हूँ, ठीक। इन दोनों लोगों को मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना दिया हूँ। बाकी आप लोग करना है आर बराबर 1 सेंटीमीटर, फिर आप लोगों को लिख देना आर बराबर 10⁻2 मीटर, ये आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। अब बच्चों इसमें आवेश यानी क्यू बराबर हमारा लग रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 कूलाम, आप लोग हिंदी से भी लिख दीजिए, 1 कूलाम आवेश लग रहा है, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों को क्या ज्ञात करना, विभव बराबर हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो विभव का बच्चों सूत्र हमारा क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा, गोले के बच्चों गाय बना है ये हमारा का, गोले के पृष्ठ पर, यहाँ पे लिख दो गोले के पृष्ठ पर विभव, लिख दो गोले के पृष्ठ पर विभव। तो बच्चों गोले के पृष्ठ पर विभव, इसका सूत्र हमारा हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 गुणे Q/R, ठीक। वोल्ट में बच्चों इसका आंसर आता है, इसका वोल्ट, ये हमारा क्या है, परफेक्ट हमारा सूत्र है, ठीक है। अब बच्चों सूत्र में ही हमको रख देना है, तो हमें क्या निकालना, V बराबर लिख देना। अब बच्चों देखो 1/4πε0 का मान हमारा जो होता है बच्चों, होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, गुणे। अब बच्चों क्यों हमारा कितना 1 है, तो यहाँ पे लिख दो 1/R, कितना बच्चों है हमारा, R हमारा कितना है 10⁻2 मीटर है, ठीक है, ये हमने लिख दिया है ना। अब देखो, अब बच्चों मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, R बराबर -2 आ गया, तो बच्चों हमारा आ जाएगा V बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻10⁻10⁻, बच्चों ये ऊपर आ जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों V बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻, बच्चों ये जुड़ जाएगा घाते, तो क्या जाएगा 11 वोल्ट, ठीक है, 11 वोल्ट। ये हमारा वोल्ट में मैंने प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, हमारा यही हमारा हो जाएगा उत्तर, यानी यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को 3 नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, देख लो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि 3 से 4 नंबर में पूछ लिया जाता है अक्सर बोर्ड के एग्जाम में, जो कि हर साल ये पूछा जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, आप लोग क्या कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर बच्चों 4 है, 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रतिरोध वाला सवाल आ गया, यानी कि जो हमारा सवाल है चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा से हमारा सवाल लिया गया है। तो चलो हम इसको बहुत ही आसान, ये हमारा सवाल है, इसको बहुत ही आसानी के साथ करते हैं, जो कि बच्चों इंपॉर्टेंट तो है ही, मान लो 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, पावर यानी P बराबर हमारा कितना दिया, P यानी पावर यानी बच्चों शक्ति, P बराबर हमारा दिया 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है। आज हमारा V है बच्चों 250 वोल्ट है, कितना है 250 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना, प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, प्रतिरोध, देखो ज्ञात कीजिए लिखा है ना, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, यानी हमें क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब बच्चों प्रतिरोध का जो सूत्र होता है क्या होता है, V²/P होता है, कितना होता है बच्चों, V²/P होता है, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो इसको हम सूत्र पे ही रख देते हैं, R बराबर बच्चों V² यानी कि 250 हमारा V का मान है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा बच्चों 1 2 3 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा 250 गुणे 250, इसको लिख सकते हैं, बटा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, है ना, इस 0 0 से कट गया, तो हमारा R बराबर आ जाएगा 25 का 25 में कराएंगे बच्चों 625 आ जाएगा, 625 बटा 10 आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, R बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई, इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 62.5
ओम। बच्चों प्रतिरोध का मात्रा कितना होता है? ओम। ओम आ गया है। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस सवाल का ANS यानी आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूं आप लोगों को सवाल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हमारा लास्ट सवाल बचा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये है हमारा 5वां सवाल। ये बच्चों क्या है? थ्योरी में आ जाता है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप लोग 4 से 5 बार इसको पढ़ लेंगे सुबह शाम तो आप लोगों को ये याद होगा। भाई 4 लाइन तो याद करना ही पड़ेगा, पढ़ाई का मतलब ही क्या है जब तक आप लोग याद ना करें, ठीक है। तो हमारा क्या है, देखो, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? बच्चों सबसे पहले आप लोग प्रतिरोध बताओ। किसी भी चीज़ का अवरोध, यानी अगर आप लोग जा रहे हैं, यानी ये रास्ता यहाँ से आप लोग जा रहे हैं, कोई अवरोध आ जाए, अवरोध मतलब कोई रोक दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लिखेंगे क्या? आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। जब किसी सेल के प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, यानी बच्चों जब किसी सेल के जो प्लेट होते हैं उनको तार द्वारा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, यानी बच्चों जो हम जब जोड़ देते हैं तो जो तार में विद्युत धारा होगी बच्चों धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ठीक है, ऋण प्लेट की ओर प्रवाह करने लगेगी तथा सेल के भीतर जो हमारा विद्युत अपघट्य होगा, सेल के भीतर उसके घोल में, यानी बच्चों जो अपघट्य यानी घोल होगा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। यानी बच्चों जब हम किसी सेल के प्लेटों के तार को जोड़ देते हैं तो जो तार में विद्युत धारा होगी वो सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर हो जाएगी तथा सेल के भीतर जो उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहने लगती है ना। यानी अगर हम तार जोड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाएगी और वही उसके भीतर क्या धन प्लेट से ऋण प्लेट, वही उसके भीतर क्या है? ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहने लगेगी। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा, यानी बच्चों इस प्रकार जो सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में बच्चों जो घोल होगा उसके द्वारा उत्पन्न अवरोध, भाई उसके द्वारा जो हमारा क्या होगा? घोल है, उसके ही द्वारा जो उत्पन्न अवरोध होगा उसी को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी बच्चों जो अंदर की ओर जो हमारा अवरोध उत्पन्न होगा, ठीक है भाई, जो घोल के अंदर हमारा भीतर जो अवरोध उत्पन्न होगा उसी को क्या कहते हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग क्या करिए 4 से 5 बार इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। आशा करता हूं आप लोगों को ये मेरी प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी, इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आई होगी, 2025 के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।